नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना पे बात करेंगे। आपको याद होगा 2020 और 2021 का वो समय, ऑलमोस्ट शुरुआत ही हो रही थी। फर्स्ट वेव तो लोगों को बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन सेकेंड वेव बहुत भयाक्रांत वाली थी और लोग मर रहे थे और लोग परेशान हो रहे थे। अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं थे, जान घर पे ही जा रही थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध था, सब कुछ डर रहे थे ये है कौन सी बीमारी। हर व्यक्ति ये डरा हुआ था कि ये बीमारी कहाँ से आ गई और कैसी बीमारी है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसका वास्तव में क्या ट्रीटमेंट किया जाए, क्या लाइन ऑफ एक्शन तय किया जाए इस ट्रीटमेंट का, इस बीमारी का। धीरे धीरे हालात बदले, फिर तमाम उसके वेरिएंट आने लगे। आज की तारीख में कोरोना की एक फिर नई वेव आई है। लोग बता रहे हैं कि सिंगापुर से वो वेव आई है, निम्बस वेरिएंट है। लेकिन आज आईसीएमआर के डायरेक्टर ने ये खुलासा किया है कि नहीं, हिंदुस्तान में 4 वेव्स हैं, 4 वेरिएंट्स आए हैं और उनको लेकर तमाम सारी चीज़ें, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको ये प्रॉब्लम कर रहा है, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है उनको ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। जिन्होंने कोरोना वैक्सीन पहले से लगा रखी है, मुझे लगता है कि उन्हें इम्यूनिटी है उनमें, और हर्ड इम्यूनिटी भी अब डेवलप हो गई है। यानी कि वैक्सीन लगी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसके बाद की तमाम सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उसी पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और हमारे साथ चेस्ट के नामचीन डॉक्टर राजीव कक्कर जी हैं। उन्हें आप सब लोग जानते होंगे। हर चेस्ट की बीमारी या कह लीजिए वो मल्टीपर्पज़ डॉक्टर भी हैं और सही सलाह भी देते हैं। वो पुराने लोग हैं, वो समय के डॉक्टर हैं। उन डायग्नोसिस उनकी परफेक्ट है। जांचें तो लोग सब करा रहे हैं, कमर्शलाइजेशन इस फील्ड का बहुत सारा हुआ है, लेकिन उनकी डायग्नोसिस का भी कोई जवाब नहीं है। दूसरे डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। हम सभी से बारी बारी बात करेंगे, लेकिन आपको एक जानकारी दे दे कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक इस नई वेव में जो आई है उसमें 120 लोग मर चुके हैं, करीब 5608 लोग अभी तक एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा स्टेट अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो केरल है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें हैं। लेकिन यूपी में भी ये कम खतरनाक नहीं है। अब तक 550 मरीज एक्टिव केसेस हो चुके हैं और 2 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है। हरदोई में कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल एक सीएम के निर्देश पर खोला गया है, लेकिन उन्होंने पूरे स्टेट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज, उनको कहा है कि वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए। वो उसका काम 3-4 दिन से शुरू हो गया है। हम आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाह रहे हैं कि ये बीमारी इस जो भी आई है इसका फोबिया खत्म हो गया। आप डरिए नहीं, बहुत आसानी से इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई इलाज मत करें, आप डॉक्टर्स को दिखाएं, उसके बाद ट्रीटमेंट लें। खासकर वो लोग जो 50 साल या 60 साल के बाद के हैं, अगर वो संक्रमित होते हैं तो उनके लिए डॉक्टर्स की सलाह मुझे लगता है मुफीद होगी। हम आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का भी तो परिचय हम आप करा ही चुके हैं, लेकिन हम शुरुआत अब डॉक्टर राजीव कक्कर जी से करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आपको क्या लगता है कि बहुत खतरनाक है या बहुत नॉर्मल? जैसे डेंगू या वायरल डिसीज आती है, वायरल अब सीजन शुरू होने जा रहा है, क्या आपको लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल है या थोड़ा पैनिक है? डॉक्टर साहब कैरी ऑन सर। देखिए, बिल्कुल सही जी। जी ये जो वायरस आया है ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, जी सर। JN1, जी NB1.8, जी LF.7। ये 3 वायरसेस हैं जो कि अभी है। एक चौथा भी आया है जिसको बताया है, जो इंडिया में आ रहा है। जी जी और
इसका जो सिम्टम्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स हैं जैसे कि कोविड के पहले हुए थे। एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, आरएनए वायरस है, जी। और इन्फ्लुएंजा ही की तरह इसमें सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। खांसी है, जुकाम है, बदन में दर्द है, इस तरह के सिम्टम जो कि एक आम वायरल फीवर में होते हैं, उसी तरह के फीवर के सिम्टम्स हैं। 80-90% केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। WHO की जो गाइडलाइन है जी सर। वो भी यही कह रही है कि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। यानी कि इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत तो है कि इसमें ज्यादा म्यूटेशन होकर के केसेस बढ़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट नहीं है जिनको फॉरन हॉस्पिटलाइजेशन की, वेंटिलेटर की या आईसीयू के एडमिशन की जरूरत हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह है। लेकिन हाँ, वो लोग जिनको इम्यूनिटी कम है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको कंसर्न करने की जरूरत है। जबकि जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनको सांस के पेशेंट है, एजमेटिक है, सीओपीडी के पेशेंट है, हार्ट की बीमारियां हैं, जिनको किडनी या रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है और इम्यूनो सप्रेसेंट यानी उन दवाइयों पर है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कम हो जाती है। कुछ पेशेंट जो लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, या जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग जो प्रेगनेंसी है, बच्चे हैं, और 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनको इन्फेक्शन होने के, जैसे कि और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी रहते हैं। तो अभी डरने की जरूरत तो नहीं है। जैसा कि आपने कहा है कि बहुत सीरियस पेशेंट तो नहीं है। हाँ, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो कोविड के प्रोटोकॉल है, उनका पालन करने की जरूरत है। इस वायरस में एक कैरेक्टरिस्टिक और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो म्यूटेशन हुआ है इस वायरस के ऊपर के लिए, एक जो प्रोटीन है ऊपर के सेल के ऊपर जो प्रोटीन है उसका म्यूटेशन हुआ है, और उसकी वजह से इसकी जो तीव्रता है, इन्फेक्शन करने की गति है, वो 5 गुना ज्यादा है। यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बाईपास करके या उसको भेद करके 5 गुना ज्यादा इन्फेक्शन होने की क्षमता है। यानी अगर कोई वायरस आपको 10 लोगों को इन्फेक्ट करता है तो ये 5 गुना ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा। जी। तो इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन इसके द्वारा डेथ रेट, जो अभी डेथ है, उनका मेन कारण ये है ज्यादातर की कोई ऐसी डेथ नहीं है कि केवल कोविड या जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से हुई है। वास्तव में जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज है या है, उसके साथ में उनको इन्फेक्शन हुआ और उसके साथ में देखा गया तो उसमें कोविड भी निकला है। तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी बरतने की जरूरत है। सर ये एक चीज हम आपसे जानना चाह रहे थे। अभी आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है जो निम्बस वेरिएंट है जो सिंगापुर से हमारे यहाँ आया है, वो थोड़ा सीरियस मैटर है उसका। अगर वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और जो हाइपरटेंशन वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में, चूंकि अब उसके लिए बड़ा मुफीद मौसम मिलने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि वो थोड़ा सीरियस हमको लेना चाहिए या हम कैजुअल अप्रोच से ही उसको टैकल करें? देखिए, कैजुअल अप्रोच तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी वायरल इन्फेक्शन की, क्योंकि ये अपनी प्रकृति, जो अपनी प्ररूप है, ये बदलता रहता है, जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। और स्पेशली अगर एक आदमी से दूसरे आदमी पे जाता है, कोई भी, हम एक जनरल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर आदमी से आदमी जाता है और एक ट्रांस अटलांटिक तरह से अगर एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो उसकी म्यूटेशन का प्रभाव बदलने की काफी क्षमता होती है। जो एशियंस होते हैं, इनमें आपस में इन्फेक्शन होता है तो म्यूटेशन की गति एक अलग तरह की होती है। एशियन से लेके यूरोपियन या अमेरिकन में जाकर के फिर एशियंस में आता है तो उसका म्यूटेशन अलग तरीके से होता है। कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर कोई एनिमल से आदमियों में आता है तो उसका म्यूटेशन कई गुना ज्यादा फर्क पड़ता है, और अगर पिग से जाता है तो कई हजार गुना ज्यादा उसमें म्यूटेशन हो चुका होता है। तो इस बात पे डिपेंड करता है कितने हमारी इम्यूनिटी है, कितने तरह से लोगों से, कहाँ से। जैसे अगर आप देखें, जो आपने भी बताया कि ज्यादातर इन्फेक्शन जैसे शुरू में भी हमने देखा था, वहां पे ज्यादा शुरू हुआ जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ज्यादा शुरू हुआ। बाहर से लोग आए, इन्फेक्ट करा, और उसके द्वारा बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रेवल करने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह फैला हुआ है। तो ये बात ठीक है कि हम लोग को रिलैक्स होने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन, जो स्पेशली जो स्मोकर है, जिनकी लाइफ स्टाइल भी खराब है, ओबेसिटी है जिनको, अगर जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है,
वो इन्फेक्शन अगर लंग में जा रहा है और अगर आपको खांसी सांस की ज्यादा दिक्कत हो रही है तो नेचुरली एक एरिया ऑफ कंसर्न हो जाता है और उनको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक बात है। मैं सर लखनऊ के डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी के पास भी जाना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा रोकते हैं सर। डॉक्टर साहब, आज 3 KGMU के 3 डॉक्टर्स और के साथ करीब 10 एक्टिव केस आज कोरोना के लखनऊ में मिले हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के लेवल पे या लोगों के लेवल पे क्या पैनिक है क्या? क्योंकि सुबह से आज चल रहा है कि वहाँ डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, लोग वहीं हैं। तो क्या ये आपको लग रहा है कि मामला सीरियस है क्या? लखनऊ के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जी। देखिए, जैसे क्या होता है, दूध का जला कहते हैं ना, मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। जी जी। हम लोग एक ऐसी कोरोना की भयावह बीमारी से जो है ग्रसित हो चुके हैं पहले, और इतनी लाशें, इतना सब कुछ देख चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो मंजर हम दोबारा अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते। ठीक बात है। तो इसलिए हमें जो है अलर्ट रहने की जरूरत है। और कुछ जो है नॉर्मल इन्फेक्शन को भी लोगों ने ऐसा हवा बना दिया है कि उनको लग रहा है कि ये कोरोना ही है। तो उसको जो है जब तक हम चेक नहीं कर पाएंगे, जब तक उसको किया नहीं जाएगा सही तरीके से, मतलब कि क्या है, उसको नॉर्मल हुआ है या वाकई में इस टाइप का इन्फेक्शन है, उसी के बाद जो है उसको आइडेंटिफाई करना है पहली चीज। उसके बाद टेस्ट के बाद में तब उस टाइप का ट्रीटमेंट देना। तो बहुत लोगों में क्या हुआ है कि अफवाहें भी, बहुत सी ऐसी भ्रांतियां भी फैल रही हैं जिसकी वजह से वो उनकी बॉडी पे इफेक्ट डाल रही है। मतलब कोई भी चीज इतना हुआ उसको बुला दिया गया है कि उनके मेंटल लेवल पे जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो हमें जो है अवेयर रहना है। हमें जो अफवाहों में नहीं, बल्कि अपनी जैसे जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई हैं, टेस्टिंग लैब दी गई हैं, चीजें दी गई हैं, अगर कुछ ऐसा लगता है तो वहां पे जाके और इस चीजों को करना चाहिए। बात रही KGMC में, वहां पे जो ये चीजें निकली हैं, वहां पे एक हमारा विश्वविद्यालय है, एक बड़े लेवल पे है। तो ऐसे जो है बहुत से केसेस होते हैं जो लोग अब तक विदेश जा रहे हैं या वहां से रिटर्न हो रहे हैं, तो उन केसेस में जो है कुछ केसेस में देखने को मिल रहा है। और ये चीज जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारी सरकार के पास इतनी जो है सुविधाएं और चीजों से लैस है कि वो 2-4 क्या जो है 2-4-10 हजार लोगों को जो है वो मिनटों में सुविधाएं दे सकते हैं। तो इस पे जो सारी जो है हमारी सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं और चीजें जो है मुहैया कराई जा रही है। ठीक बात है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कक्कर साहब से पूछना चाह रहा था, डॉक्टर साहब ये कैसा वायरस है? स्पाइक प्रोटीन में लगातार इसमें म्यूटेशन हो रहा है। आखिर म्यूटेशन की भी एक लिमिटेशन होती है ना, कि कब तक करेगा ये म्यूटेट? देखिए, म्यूटेशन एक प्रवृत्ति है। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया होता है, उसको सरवाइव करने के लिए अपने आप को चेंज करता है जिससे कि वो सरवाइव कर पाए। जी। तो जितने भी पेशेंट्स होते हैं, म्यूटेशन 2 तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल में उसकी प्ररूप बहुत ज्यादा बदलता नहीं है, सिम्टम्स वही रहते हैं। जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी वैक्सीन है, वो उसी में काम करती है। अगर कोई वर्टिकल म्यूटेशन हो जाता तो उसमें पूरी वायरस की जो संरचना है वो बदल जाती है, उसकी इन्फेक्टिविटी बदल जाती है और वो ज्यादा भयावह है। लेकिन अभी तक लकली हम लोग का जितना भी वेरिएशन है, म्यूटेशन हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल हुआ है। देखिए, म्यूटेशन एक प्रकृति का एक नियम है। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया होता है, हर थोड़े दिनों के बाद में वो अपना स्वरूप बदल देता है, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो एंटीबॉडीज से वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अब जो वैक्सीन देते हैं उससे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जी जी। कि इनको सरवाइव करने की क्षमता बढ़ जाती है और कुछ रूप बदल जाता है, और कुछ हम लोग की एंटीबॉडीज या हम लोग के जो वैक्सीन है उसका काम करने का जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है। तो म्यूटेशन एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि हर वायरस अपने आप इसको चेंज करता रहता है। ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। ये जो मान लीजिए बुखार आया, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कोरोना ही है या डेंगू है? बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल में तमाम लोग सब देख रहे हैं, लेकिन सिम्टम लगभग वायरल जैसे ही, वायरल बुखार की तरह हैं इसके। तो कैसे अब पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो 24 घंटे के अंदर, तो हम क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए लेमैन की तरह? अगर हम देखिए जी
ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, जैसे कि हमने कहा है, इसके सिम्टम्स सारे वही हैं। जी। खांसी, जुकाम, बदन में दर्द, और कभी कभी कुछ लोगों को पेट में दर्द, उल्टी होना या लूज मोशंस होना भी एक इसके किस तरह का सिम्टम्स होता है। इसमें जो हेडेक है वो रेट्रल बल्बर है। यहाँ पे अक्सर हेडेक के अलावा आंखों के पीछे की तरफ जो होता है वहां बहुत सीवियर हेडेक होता है, और कभी कभी ऑक्सीपिटल एरिया जहाँ पे टीप मारते हैं पीछे की तरफ, जी 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 जी। जनरली कोई प्रॉब्लम की बात 5 या 7 दिन के अंदर ये बुखार खत्म हो जाता है। हाँ हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 98 या 99 या 96 से लेकर के दो डिजिट कम हो रहा है, वो 90 से कम नहीं भी जा रहा है, लेकिन सडनली 2 डिजिट कम हो रहा है और उसके बाद उसका बेस लाइन इनिशियली लेवल पर आ गया है, 96 से 98 से 92 पर आ गया है, और उसके बाद कम होकर के 89 90 पर आ रहा है। इसका मतलब है धीरे धीरे बॉडी डिसैचुरेट हो रही है, चलने पर सांस फूल रही है, बदन में बहुत ज्यादा दर्द है, एक्सट्रीम वीकनेस है, नहीं पा रहे हैं जोड़, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फौरन जाकर के मेडिकल स्टोर में जाकर के आप दवाई ना लें, गूगल में खोल करके उसमें जो मेडिसिन बताई जा रही है उसके अनुसार ना करें। एक जो भी आपके पास में डॉक्टर हो या जो भी आपके कंसल्टेंट है उसके पास जाएं। जरूरी नहीं है चेस्ट स्पेशलिस्ट हो, किसी भी फिजिशियन के पास जो आपके फैमिली डॉक्टर है उसके पास जाए और उसकी राय लेकर के आगे बढ़ें। इसके लिए अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बताया गया, जैसे कि पहले हम लोग के कुछ इंजेक्शन थे वो दिए जा रहे थे। गाइडलाइन ने तो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट वही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या आपके सिम्टम 4 या 5 दिन में खत्म नहीं जी, तब हमको, मुझे लगता है तब डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब इस समय सोशल मीडिया पे इसका ट्रीटमेंट भी आ गया है कि डोलो 650 लें, एजिथ्रोमाइसिन लें और बीकोसूल ले लें और फिर आप ठीक हो जाएंगे। तो ये जो सोशल मीडिया में ट्रीटमेंट बताया जा रहा है तो बहुत सारी चीजें हैं, जी जी, उसके ऊपर हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन लिख रहा है, क्या कर रहा है। डोलो एक पैरासीटामोल है, एक साधारण एक दवा है जो दर्द और बुखार के लिए दी जाती है, वो लेना चाहिए। उसके अलावा उसके और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसकी जरूरत है, एंटी एलर्जिक है, जुकाम हो रहा है या किसी यूजुअली वायरल फीवर में एंटीबायोटिक की नहीं जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी कुछ हम लोग मेडिसिन ऐसी देते हैं जिसमें थोड़ा सा इम्यूनो मॉडरेटर होता है जो आपका इम्यून सिस्टम को मॉडरेट करता है, या कभी पेशेंट डायबिटिक है या कुछ और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, सेकेंडरी इन्फेक्शन उनको ना हो, इसके लिए हम लोग उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक का भी प्रयोग करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात। मैं सर अब त्रिपाठी जी के, डॉक्टर त्रिपाठी जी के पास जाना चाह रहा था। तब डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि लखनऊ तो नॉर्मल है, लेकिन शासन स्तर पर क्या बहुत ज्यादा तैयारी की जा रही है या बस डायरेक्टिव्स जारी कर दिए गए? आप तो लखनऊ बैठे हुए हैं। देखिए, पहले से ही सारी व्यवस्थाएं जो है चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे जो है मेडिसिन हो, चाहे वैक्सीन हो, हर एक चीजें, क्योंकि जिस स्तर पे, युद्ध स्तर पे पहले कोरोना का वो था, उस स्तर पे हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। और इंडिया में तो आपको पता होगा कि वैक्सीन का भी फॉर्मेशन जो है सबसे पहले किया गया था, और चीजों को उसने खुद अपनी वैक्सीन बनाई। तो हमारे पास आज मोदी सरकार और भाजपा सरकार में ऐसी जो है व्यवस्था लाई गई है स्वास्थ्य के लिए कि जिसमें अब हमें जो है उस युद्ध को इतने बड़े जो हमने जीत लिया है, तो ये तो बहुत छोटी सी स्टार्टिंग है, तो उसको जहां पे है वहीं पे तो नाबूद कर दिया जाएगा, उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। हमारे प्रशासन को सभी को निर्देश दिए गए हैं, और है उनका जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो बहुत ही सख्त और बहुत ही है, जिसमें जो है लोग जो है बेहतरीन से बेहतरीन ऑक्सीजन को लेके हो, चाहे मेडिसिन को लेके हो, चाहे चीजों को, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो पहले से भी थी, और अलर्ट होने, और लोग भी इस चीज को लेके बहुत ही जागरूक हैं और उस पर जो है वो मनन अध्ययन कर रहे हैं। और बस मेरी तो बस यही सलाह है कि जो लोग बॉडी की इम्यूनिटी लो, वो लोग किसी भी ऐसे प्लेस पे ना जाए इन्फेक्शन होने की, या जो है जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया
कि लोगों को जैसे डायबिटिक है, किसी इम्यून सिप्रेशन है या उनको ऐसी मेडिसिन चल रही है, तो उन लोगों को थोड़ा सा बच के रहना है। और जो हमारी यंग जनरेशन है जो योगा, व्यायाम और कोई ना कोई क्रियाएं करती रहती हैं, वो इसके लिए कोई मतलब नहीं। जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो ये छोटे मोटे वायरस तो ऐसे ही डिसॉल्व हो जाएंगे हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा। ठीक बात है। मैं डॉक्टर कक्कर साहब की बात जानना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने तमाम वैक्सीन्स लगाई, कुछ लोगों ने कॉकटेल भी कर लिया। क्या आपको लगता है कि अचानक जो सडन डेथ हो रही है उसका रीज़न यही आपको समझ में आ रहा है क्या? हालांकि इस पर कोई रिसर्च अभी तक नहीं हुई या इस तरह की कोई क्लिनिकल असेसमेंट नहीं हुआ है। हम स्पेकुलेशन बस कर रहे हैं कि नाचते नाचते वो उसकी डेथ हुई, तो हो सकता है कि कोरोना हो। तो क्या आपको लगता है कि कोई फाइंडिंग्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आ रही है या हम उसके करीब पहुंच रहे हैं सडन डेथ को लेकर? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जी सर कि जो वैक्सीन है उसकी वजह से डेथ हो रही है। वास्तविकता तो ये है कि वैक्सीन की वजह से जितने लोगों सरवाइव करे हैं, जो अगर आप कंपेयर करें यूरोप और अमेरिका और यहाँ की पॉपुलेशन, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लोग पहले कहा करते थे कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा शायद 1/3 आबादी चली जाएगी। लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट ने इसको मैनेज करा, जिस तरह की हेल्थ और साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई एंड डिफरेंट टाइप की वैक्सीन बनाई और हम लोगों ने कंपेयर करा, हम लोग की वैक्सीन किसी भी यूरोपियन वैक्सीन से कम नहीं थी, इनफैक्ट बेटर थी। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कोई भी वैक्सीन किसी भी तरह से इन्फेक्शन होने की दर को कम नहीं करती है। इन्फेक्शन जितने लोगों को होना होता है वही होता है, केवल उसकी इंटेंसिटी यानी सीवियरिटी को केवल कम करती है। उसके अलावा जो लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन लेने के बाद में उनको फॉरेन इन्फेक्शन हो गया, स्पेशली जो सेकेंड वेव थी, उसका कारण ये था उस समय इन्फेक्शन कम्युनिटी में आ गया, सब क्लिनिकल यानी कि इन्फेक्शन उनकी बॉडी में पहुंच चुका था लेकिन मैनिफेस्ट नहीं करा था। इसी बीच में उनको वैक्सीन लगी और उनको मैनिफेस्ट कर गया। तो इसका कारण वैक्सीन नहीं था, इसका कारण इन्फेक्शन इटसेल्फ था। दूसरी चीज ये है कि जो डेथ है, जो प्रीमेच्योर डेथ है, उसका क्या कारण है? देखिए, जो कोविड हुआ था उसमें दो तीन चीजें ऐसी थी जो कि बहुत जानलेवा थी, जो कि दिक्कत थी। पहली चीज, जो एक एटिपिकल वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो निमोनिया होता है, वो ऐसी जगह होता है जहां पे इंटरस्टिशियम, जहां पर ऑक्सीजन एक्सचेंज होकर के ब्लड में जाती है, उसको इंटरस्टिशियम कहते हैं। वहां पे निमोनिया होता है, वो झिल्ली मोटी हो जाती है और ऑक्सीजन देने के बावजूद भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। स्पेशली उनमें जिनकी की इनका निमोनिया दर 25 से 50% या ऊपर होता है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी। और कोई भी चीज, कोई निमोनिया या कोई भी अगर चोट होती है, जब हील करती है तो वो एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और थिक हो जाता है। जैसे कोई बर्न होने पे या चोट लगने पे हम लोग घाव के बाद में जो स्कार फॉर्मेशन होता है वो जनरली मोटा हो जाता है। तो जब ये कोविड ठीक भी हो रहा होता है, उसके बाद लंग कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वहां फाइब्रोसिस होती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अक्सर हमने लोगों को देखा था कोविड के बाद में कि महीने या 2 महीने के बाद उनको सांस फूलने लगी और उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। कोविड ठीक हो गया लेकिन उसका प्रभाव जो लॉन्ग टर्म में हुआ वो इस तरह से हुआ। दूसरी एक बहुत अहम चीज होती थी कोविड के बारे में, एक होता है खून में थक्के जम जाना। छोटे छोटे क्लॉट बनते हैं जो ब्लड वेसल्स में जाकर के स्मॉल आर्टरीज में जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। अगर वो हार्ट में जाने वाली कोशिकाओं को ब्लॉक करते हैं तो हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं। लंग में जाने की अगर होती है तो हम लोग को जो निमोनिया होता है, एक कारण निमोनिया भी था, एक जो ब्लड वेसल्स ब्लॉक करती थी उसकी वजह से भी ऑक्सीजन नीचे चला जाता था। वो क्लॉट अगर ब्रेन में जाता तो वहां स्ट्रोक कर देता था, किडनी में जाता तो किडनी से संबंधित बीमारियां, लीवर में जाता तो लीवर से संबंधित, यानी कि वो अवरुद्धता जो कोविड की वजह से हो रही थी वो इमीडिएटली के अलावा काफी देर बाद भी हो रही थी। उसके अलावा कुछ पेशेंट में जैसे कि कोविड की वजह से उसकी एफिशिएंसी मसल को वीक हो जाना होती है, ऐसे ही कुछ लोगों को हार्ट की मसल के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, हार्ट में मायोकार्डाइटिस हुई, उनकी एफिशिएंसी कम हो गई। लोग तो ठीक हो गए। यंग मैन है, वो पहले भी एक्सरसाइज करता था, उसने बाद में जाकर के एक्सरसाइज शुरू करा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि उसकी जो एफिशिएंसी थी कार्ड की वो 60 और 70% से घट करके 30 और 40% हो गई। सडनली वो कोलैप्स हुआ
वो चला गया। उसी तरह कुछ क्लॉट जमे हुए कहीं पे आर्टरीज को ब्लॉक कर रहे हैं, कहीं पे और उसको डैमेज कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। कोविड के बाद में एकदम से लोगों को शौक हुआ कि हम अपने हेल्थ ठीक रखनी है। लोग जो 50 साल के हैं, 60 साल के, उन्होंने जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं करी, सडनली उन्होंने एकदम से जिम गए, जिम ज्वाइन करा और दौड़ना ट्रेडमिल में शुरू कर दिया। इस बात को उन्होंने ध्यान ही नहीं करा कि उनका स्टेमिना क्या है, उनकी बॉडी की एफिशिएंसी क्या है। कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कोई लेटेंट बीमारी तो बॉडी में नहीं पड़ी है जिसकी वजह से एकदम से कोलैप्स कर गए। तो सडन डेथ होने का कारण वैक्सीन है? कतई नहीं है, अभी तक उसको कोई प्रूफ नहीं हुआ है। हाँ, वैक्सीन कुछ जल्दी में बनाई गई थी, जो उसके ट्रायल थे वो नहीं पूरे हुए थे, लेकिन उसकी वजह से नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वैक्सीन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट या कोई ऐसी चीज जिसमें कहा जा सके कि वैक्सीन की वजह से दोष हुआ। वैक्सीन ने इनफैक्ट हमें बचाया है, वैक्सीन ने हमें बहुत ज्यादा बीमारी की सीवियरिटी से बचाया है, हमारी जान बचाई है। इनफैक्ट वैक्सीन की वजह से नहीं प्रॉब्लम हुई, जो बीमारी है इटसेल्फ आजकल वो जी 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 प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं कोविशील्ड एडिनो वायरस से बनी और कोवैक्सीन डेड वायरस से बनाई गई? तो जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई वो फार बेटर है, लेकिन जिन्होंने कोविशील्ड लगाई उनको थोड़ी सी बाद में प्रॉब्लम्स हुई हैं, साइड इफेक्ट्स होने लगे। ये क्या, ये इस तरह की कोई कंपैरेटिव स्टडी आपने की, या आपको पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आपको लगा कि ऐसा दिख रहा है? सर, हम लोग को जी जैसे भी वैक्सीन लगी, हमेशा जो वैक्सीन होती है वो एलाइव बैक्टीरिया या वायरस नहीं होते हैं। जी जी, वो हमेशा डेड होते हैं। उनको इन्फेक्शन करने की क्षमता वो इस तरह से प्रोसेस होते हैं कि वो एंटीबॉडीज तो आपकी बना पाए, लेकिन आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स ना मैनिफेस्ट कर पाए, यानी आपकी बॉडी में किसी तरह का डैमेज ना कर पाए। जी जी। जहां तक डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन है, जो एक वैक्सीन जो अमेरिकन वैक्सीन थी जो आई थी, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वैक्सीन की क्वालिटी कहते थे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी की थी, लेकिन उनको स्टोरेज के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत पड़ती थी। मतलब टेम्परेचर नॉर्मल से -40 डिग्री टेम्परेचर पे उनको स्टोर करके हम ट्रांसफर कर सकते थे। अब आप सोचिए, गर्मी के दिन था, मई जून का समय है या कोई भी समय है, उनको उस बॉक्स में जिसमें टेम्परेचर -डिग्री ले करके जाना और बहुत दूर दराज गांव में जाना, पहाड़ों में जाना, एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। जबकि हमारी जो वैक्सीन है, वो जितनी भी वैक्सीन थी वो इस तरह की बनी हुई थी कि जिनको हम लोगों ने किसी भी इतना स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं थी, और उनको लेकर के हम लोग दूसरी जगह पे आराम से लेकर के जा सकते थे, और उनको साधारण लोगों को हम लोगों ने मुफ्त में जाकर के, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के उनको वैक्सीनेट करा गया। ठीक बात है सर। मैं थोड़ा सा डॉक्टर त्रिपाठी जी के पास जाना चाह रहा था। आपको अभी बहुत सारी चीजें हैं सर, आपसे क्लेरिफिकेशन चाहेंगे हम, और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पब्लिक जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये आया है कुछ। बहुत जो लोग फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में सफ़र किए हैं, जिनके यहाँ डेथ्स हुई हैं, उनमें पैनिक बहुत है इस समय। अगर आप असेस करेंगे तो उन लोगों में ज़्यादा है। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है कि हम सरकार के लेवल पे या प्रशासन के लेवल पे, और आपके यहाँ लखनऊ में तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, वो सब तैयार हैं या ऐसा कोई है नहीं? बस आप पे आइए, अगर आप बीमार हुए तो आपको एडमिट कर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, मतलब लखनऊ तैयार है या लखनऊ में प्रॉब्लम हो रही है, राजधानी में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लखनऊ के पास इतनी जो है लैस और आधुनिक सुविधाओं से जो है बिल्कुल जो है और पहली चीज जो है, हम लोग उसको जो है परीक्षण के बेस पे पहले उसको एनालाइज किया जाए कि तो आप वो जो है, जैसे कोई कोरोना बता रहा है, उसको है व्यवस्था कि नहीं है, ठीक है, या उसको टेस्टिंग किया जाएगा। ऐसे कोई फाल्स रिपोर्टिंग या ऐसे उसके फीवर नॉर्मल आ रहा है या कुछ इन्फेक्शन हुआ है, उसके बेसिस पे नहीं। तो सारी जो है टीमें जो है पहले चेक पे आप देख जी टीवी पर है, में जो है अवेलेबल है, वो किसी भी लेवल पे उसको
सरकार हमारे जो प्रश्न है उस ये जो है सारी चीजें गठित कर ली गई हैं और उनको कोई जो है ज्यादा उसमें जो दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको साफ रास्ता मालूम है किस तरह से हमें इस जंग को जीतना होता है और किस तरह से कोरोना को जो है भगाना। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं राजीव साहब के पास ही रहूँ क्योंकि उनकी आवाज़ में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही। राजीव सर, आप तो सब देख ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि हमको अब कुछ प्रोटोकॉल तय करने चाहिए कि जिस तरह की सीजनल डिसीज़ हैं उन पर ब्रेक लगे और तमाम सारी चीज़ें हैं, उस पर वो वक्त आ गया है। भीड़ तो है ही है, पॉपुलेशन है, हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन पॉपुलेशन हैजार्ड्स हमारे साथ ये है कि इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं कि लोगों को पता भी नहीं लगता है। हम जानना चाह रहे थे कि अब लोग क्या करें। कोरोना तो है ही है, कोरोना से डर ही रहे हैं, लेकिन अब लोगों के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि डेंगू ना आ जाए। ये भी एक चैलेंज है सर। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है जी सर। पिछले 2 या 3 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि इन्फेक्टिव डिजीजों की क्षमता इन्फेक्टिव डिजीज काफी तेजी से बढ़ रही है। जी। तो इसलिए जरूरी है कि एक गाइडलाइन बनाई जाए कि हम लोग के इन्फेक्टिव वार्ड्स या इन्फेक्टिव हॉस्पिटल्स एक अलग से बने, गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में एक प्रोटोकॉल सेट कर दिया जाए कि इतने नंबर ऑफ बेड्स आपके लिए इन्फेक्टिव डिजीज के होंगे। जो अब आप ये मान के चलिए कि अब आपको कहीं पे लॉकडाउन करने की जरूरत ना पड़े कि लॉकडाउन आपको जितना इन्फेक्शन से लोग नहीं मरते, जितना उनको जो डेली अर्निंग वाले लोग हैं जिनकी अर्निंग खत्म होती है, यानी कितने हाउसेस खत्म हो गए, यानी कितने लोगों की दुकानें खत्म हो गई हैं बिकॉज ऑफ कोविड जो लॉकडाउन हुआ था। तो एक इस बात का ध्यान रखना है कि काम भी चलता रहे और बीमारी को भी बचाया जा सके। तो पहली चीज है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, वो और इन्फेक्शन जो हो रहा है कितनी देर तक आप उससे एक्सपोज रहते हैं। तो एक प्रोटोकॉल जो कोविड का प्रोटोकॉल था किसी भी इन्फेक्शन का है कि आपके कभी भी आप जाए, कहीं पे भी जाए, एक पर्टिकुलर जगह पे आप जब काम खत्म करें तो साबुन से अपने हाथ धो ले, एक जगह से दूसरे जगह इन्फेक्शन लेके ना जाए। पहली चीज, अगर इन्फेक्शन जिस तरह का इन्फेक्टिविटी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसे कहते हैं जो खांसी के द्वारा, छींक के द्वारा, बात करने पर एक आदमी से दूसरे आदमी पे एयर के माध्यम से दूसरे पे जाता है। यानी जो पेशेंट, जो आजकल भी हम कहते हैं जो कोविड के पेशेंट हैं या जो लोग ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह का वायरल का इन्फेक्शन हुआ है, अगर जो अपने आप को सिम्टोमेटिक समझ रहा है वही अगर मास्क लगा ले तो आने वाले 15 लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। हर आदमी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हम प्रोटोकॉल बनाए और वो लोग सारे लोग मास्क लगा के चले। अगर नहीं चला रहे हैं तो कम से कम ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें कफ कोल्ड हो गया है और आजकल गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है कि आजकल इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है तो हम लोग स्वयं मास्क लगा लें, हाथ धोकर सोएं। वो लोग जो पब्लिक वर्क में काम करते हैं, बहुत लोगों से एक्सपोज रहते हैं, हॉस्पिटल वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या हॉस्पिटल के वर्कर्स हैं या जो पुलिस के लोग हैं जो डायरेक्टली आप कम्युनिटी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जब घर जाएं, अगर उनके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई जिसको इम्यूनिटी है, डायबिटिक है या जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, वो अपने सारे कपड़े घर से बाहर निकाले, लपेटे और उनको अलग से धोए। आप बाथरूम में जाकर के शैम्पू से नहाएं क्योंकि बाल भी एक इन्फेक्शन लेकर के आपके बेड पे ऊपर लेके जाते हैं। जो मोबाइल है उसको अलग करके स्टेरिलाइज करके लेके जाएं। अब छोटे छोटे बॉक्सेस, इंफ्रारेड के बॉक्सेस अवेलेबल हैं कि पहले घर से जाकर के मोबाइल को वहां पर डिसइंफेक्ट करें, तब उसको बेड पे रखें और एक प्रोटोकॉल बना के बाहर की कोई चीज, कोई अखबार, आपकी जो करेंसी नोट है या आपका स्टेथोस्कोप है, ये आपके बेड के ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो अपनी कुछ सावधानी बरतें और जो अपना इंडियन कल्चर है उसको हम लोग नहीं भूलें। घर पे जाने से पहले आप बाहर जूते उतार के जाते थे, किचन में आप हमेशा कपड़ा चेंज करके, जो किचन में लोग बनाने वाले किचन में कपड़ा चेंज करके करा करते थे, किचन में जाने के लिए आपको जूते या चप्पल बाहर उतारा करते थे। ये चीजें अपने यहाँ डिस्पोजेबल हजारों साल से चल रही है साहब। हम लोग यहाँ पत्तल और दोने और ये चीजें पहले से चलती थी। तो ये चीजें हम लोग अपनी जो कल्चर है उसको हम लोग अगर उसको ही अगर अडॉप्ट कर लें
तो शायद हम लोगों की बहुत ज्यादा इन्फेक्शन ना हो। और अपनी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, उसके कुछ स्तंभ हैं जिनको अगर हम लोग देख ले तो शायद होने वाले इन्फेक्शन नहीं हो। पहली चीज है आपकी नींद। अगर हम 6 से 8 घंटे की रात की नींद ले लें, बच्चे 10 घंटे से ज्यादा सोते हैं, अगर वो रोज सो ले तो आपको नेक्स्ट डे एंटीबॉडीज आपको ज्यादा बनेंगी, आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। अगर हम कम सोते हैं, लेट नाइट पार्टीज करते हैं, और ये कोई चीज नहीं होती कि 6 या 8 घंटे रात की नींद लिए की जगह 4 घंटे ले और दिन में उसको हम पूरा कर लें, या वीकेंड में जाकर के हम अपनी नींद पूरी कर लें। नींद एक बैंक का अकाउंट नहीं है कि उसको हम ऐड ऑन करते चले जाएं। उसी दिन आपको वो खत्म करना पड़ता है। अगर आप 1 या 2 घंटे कम सो रहे हैं तो 7 दिन में 2 घंटे का आपका डेब्ट, उसका कर्ज आपके ऊपर आ जाता है। आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, आपकी मेमोरी खत्म हो जाती है, आपकी रिप्रोडक्शन पावर खत्म हो जाती है, आप इरिटेबल हो जाते हैं, आप गुस्सा करने लगते हैं, आपकी एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाती है। तो नींद बहुत बड़ी जरूरी चीज है। अगर आपको सांस लेना है, दूसरी चीज है सांस लेने का ढंग। आपको नाक से सांस लेना है, सांस लेने की गति कम रखनी चाहिए, 4 से 6 बार, मुंह खोल के सांस ना ले। और डाइट में हमेशा इन्फ्लेमेटरी डाइट यानी कि जंक फूड जिसे हम कहते हैं उसका प्रयोग कम से कम करें। अगर हम जंक फूड की बात कर रहे हैं तो हमारा सारा ध्यान वेस्टर्न जंक फूड पे, पिज्जा है, बर्गर है, इस पे जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इंडियन जंक फूड भी बहुत होते हैं। इमरती है, समोसे हैं, नमकीन है, तली हुई चीजें हैं जो तल के बार बार आप हलवाई के जा रहे हैं, उसी तेल में बार बार तली जाती है, वो भी चीजें हैं। ये खाने की चीज आपको एनर्जी नहीं देती है, ये इन्फ्लेमेटरी डाइट कहलाते हैं, यानी बॉडी में आपको सूजन पैदा करने वाले तत्व करते हैं, आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं, ओबेसिटी प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली मैदा। अगर आपको रोटी खाना है तो मोटे आटे की रोटी खा सकते हैं, जो प्रधानमंत्री आजकल आह्वान करते हैं कि साहब आप मोटे आटे की रोटी खाइए, आप खाइए। ज्यादातर आपकी जो डाइट है, अगर आपकी जो थाली है वो बहुत कलरफुल होनी चाहिए, यानी काफी फ्रेश वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। अगर आप फ्रेश चीजें खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी। और हाँ, आपको टोबैको, जो कि जितने फॉर्म का टोबैको इंडिया में यूज होता है शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है, बीड़ी है, सिगरेट है, आपका हुक्का है, उसके अलावा खैनी है, पान मसाला है, इतनी वैरायटी तो वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी वैरायटीज है हम लोग टोबैको को इस्तेमाल करते हैं। टोबैको डायरेक्टली आपको नहीं केवल स्मोक लंग को खराब करता है, बॉडी के करीब करीब जितने भी ऑर्गन है उन सबको डैमेज करता है। कम से कम 40 तरह के इसमें कैंसर प्रोड्यूस करने वाले कार्सिनोजेन्स होते हैं। न केवल फेफड़े का कैंसर करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, पेट का, बच्चेदानी का, स्तन का, इन सब के कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो स्मोक से, टोबैको से बिल्कुल दूर रहें। उसके अलावा बहुत जरूरी है, मोबाइल फोन को रात के समय अपने बिस्तर पर न लाए। बेडरूम में आपके टीवी नहीं होना चाहिए। एक बार टीवी की लाइट या मोबाइल की लाइट आपको 2 घंटे आपको स्लीप को पीछे कर देती है। मेलेटोनिन हार्मोन जो नींद के लिए जरूरी है उसको पीछे कर देती है। तो डाइट, आपकी एक्सरसाइज, 1 घंटे अगर आप अपने आप की हेल्थ के ऊपर नहीं दे सकते हैं तो शायद आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी ब्रीदिंग, आपकी स्लीप, कुछ चीजें हैं जो आपके अपने जो आपके जो सिस्टम है उसको रीसेट कर लें तो शायद होने वाली बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक बात। डॉक्टर साहब, एक आपने बात छिड़ी दी है, तो क्या आपको लगता है कि जो यंगस्टर है और इस समय जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ज्यादातर रात में नींद की गोली लेकर सो रहे हैं? अगर उनको शराब नहीं मिल रही है या उनको और तमाम सारी चीजें नहीं मिल रही हैं तो वो नींद की गोली ले रहे हैं। और नींद की गोली हालांकि अब तो प्रिस्क्रिप्शन पे मिल रही है, फिर भी उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अपना कुछ तोड़ कर लिया है, मेडिकल स्टोर्स को कहीं सेट कर लिया है और वो रोज ले रहे हैं। तो क्या ये जो बहुत नींद की गोली का एक वो था कि 60 के साल के बाद या 70 साल के बाद बुजुर्ग लोग लेते थे, अब तो 30 साल में या 25 साल में भी लोग लेने लगे हैं और रेगुलर ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कितनी आप बड़ी चुनौती देख रहे हैं? ये कितनी अलार्मिंग स्टेज है ये, क्योंकि लोग उसको बहुत कैजुअल अप्रोच से ले रहे हैं। अगर हम लोग अगर हम लोग थोड़ा सा डीप जाए तो कोई भी दुनिया में नींद की गोली
नींद की जो आर्किटेक्ट होती है, नींद की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड रैम जी जी स्लीप, जी जी जिसे जी स्वीट स्लीप कहते हैं, जिसमें बॉडी रिपेयर होती है, जी। उसको कोई भी नींद की गोली नहीं ला सकती है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम अल्कोहल लेकर के हमें नींद आ जाती है, जी नींद की गोली लेकर के हमें बहुत अच्छी नींद आती है, ये बिल्कुल भ्रांति है, बिल्कुल गलत है। कोई भी नींद क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं दे सकती, उसका ड्यूरेशन दे सकती है। ठीक कह रहे यानी वो नींद जो नेचुरल नींद है, वो जो आपकी बॉडी को रिपेयर करती है, हाँ हाँ वो चीज आपको नहीं मिलेगी। आपको क्या मालूम है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो आपकी जो मेमोरी होती है, वो नींद के पर्टिकुलर स्टेज में जाकर के N3 और रैम स्लीप में जाकर के सॉफ्ट डिस्क से हार्ड डिस्क में जाती है। हार्ड डिस्क के बाद में जो और डीप स्लीप होती है, उसमें ब्रेन आपकी गूगल की तरह वो फाइल सर्च करता है और उसको प्रोटीन के माध्यम से वहां पर उसी को पर्टिकुलर फाइल को स्टोर करता है। ठीक बात है। इसलिए वो बच्चे जो रात भर जगते हैं और जग के एग्जामिनेशन देते हैं, उनको थॉट ब्लॉक क्या होता है, वो चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें जो सॉफ्ट डिस्क में थी वो हार्ड डिस्क में नहीं जा पाई, हार्ड डिस्क में और गहरी फाइल में नहीं जा पाई, वो धीरे धीरे इवोपरेट करती है। कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ आप भूल जाते हैं। तो रात भर आपने पढ़ा तो है, लेकिन एग्जामिनेशन डे में आपकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। तो नींद के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी नेचुरल नींद हो। अगर आप नींद नहीं ले पा रहे हैं तो कुछ योगिक एक्सरसाइजेस होती हैं, ब्रीदिंग पैटर्न होते हैं, वो अगर आप स्लीप की जो आप चीजें होती हैं, स्लीप एक तरह की तपस्या होती है। अभी छोटे बच्चों से हर चीज से सीखने की जरूरत होती है। जो बच्चों को सुलाया जाता है तो पहले उनके हाथ पैर धुलाए जाते हैं, उनके कपड़े चेंज करे जाते हैं, उनको ब्रश कराया जाता है, यानी मेंटली उस बच्चे को प्रिपेयर करा जाता है कि आप एक चीज में जा रहे हैं। उसके बाद उनको लोरी या साउंड वेव दी जाती है जिससे उनको डीप स्लीप हो। लेकिन हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, नींद को हम सोचते हैं कि नींद में लेटे और एक बटन दबाएं और हम लोग सो जाएं। ये कतई नहीं होता है। और जो कॉफी होती है या कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं, कॉफी एक ड्रग है, एक ड्रग की तरह आप मान के चलिए। अगर आप 12 घंटे, इसकी हाफ लाइफ 12 घंटे होती है, जो सुबह 10 बजे आप कॉफी पी रहे हैं, उसका 50% कंसंट्रेशन आपके ब्लड में रात को 10 बजे रहता है। तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। टोबैको उपयोग नहीं होना चाहिए। आपका जो बेडरूम में, उसमें लाइट पूरी बंद होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, कोई टीवी नहीं होना चाहिए। मोबाइल आपका 1 या 2 घंटे पहले से उसको बंद करके रखिए। टेम्परेचर नॉर्मल से 1 या 2 डिग्री कम होना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही, इमीडिएटली अपना बेड छोड़ करके आप बाहर आ जाइए, डिम लाइट में कुछ पढ़िए, छोटी म्यूजिक सुनिए, टीवी खोल के मत बैठ जाइए। क्योंकि अगर आपको बेड पर आप करवट लेते रहेंगे तो दिमाग को इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि ये जगह सोने के लिए नहीं है, करवट बदलने के लिए है। तो एक स्लीप हाइजीन एक नाम की चीज होती है, उसको आप पालन करें। और आजकल 24 आवर्स के जिम हो गए हैं, तो ये जरूरी है कि आप रात को सोने से 1 या 2 घंटे पहले जिम को ना करें। ऐसा नहीं कि आप 11-12 बजे आप गए, जिम में गए और आप आकर के सोने की कोशिश करें, क्योंकि जिम के बाद में आप बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है, नींद में आप नहीं जा पाएंगे। तो कुछ प्रिकॉशन ले लें। नींद की दवाई आप मान के चलिए कि नींद की दवाई इसका वो नहीं है, उसका समाधान नहीं है। अल्कोहल उसका समाधान नहीं है, स्मोकिंग उसका समाधान नहीं है। आप याद करने के लिए जरूरी नहीं आप स्मोक करें तभी आपको कुछ चीजें याद रहेंगी, ड्रिंक लें तभी आपका दिमाग ज्यादा चलेगा। ये कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो हमारे दिमाग में बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। नहीं सर, आपको नींद का जो मिथ था उसको लेकर नहीं, दवा खा लें और आपको सोने का मिल जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे एनाटॉमी को दिक्कत करती है, मुझे लगता है। सर अब मैं अभी सर आपके पास रुकता हूँ, भी बहुत सारे सवाल हमारे हैं। मैं 2-3 सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल एक नहीं ले मैन की तरह आपने समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता है दर्शक भी उस बात को फॉलो कर रहे होंगे। मैं त्रिपाठी जी के पास जाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि पूरा जो सिस्टम डॉक्टर साहब ने बताया है चेस्ट पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्या लग रहा है कि राजधानी में ये इन सब चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि राजधानी में तो अजीब अजीब तरह के लोग हैं और वहाँ तो पूरे देश भर के लोग आके रहते हैं, तो इस तरह का जो मिक्स कल्चर है वो आपको क्या लगता है कि डिस्टर्ब करता है या कुछ और ठीक कर रहा है? डॉक्टर साहब। भयावह
स्थिति से जो है लोग गुजर चुके हैं, जी। जिसका मर्जर जो है दोबारा वो देखना नहीं चाहते हैं। हाँ। इसलिए वो लोग जो है पहले से अलर्ट हैं कि हमें कोई ऐसी स्थिति से ना गुजरना पड़े, हमें जो है ऐसे ही की स्थिति पैदा हो। हाँ। तो जो सर ने बताया वो जागरूक व्यक्ति है, वो उसको जो है दिया है, और जो लोग नहीं जागरूक हैं वो लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सी चीजों को जागरूक है, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या बहुत से ऐसे टेलीफोनिक माध्यम है जिनके द्वारा जो है लोग उसको सुन रहे हैं और अपने अपने प्रिकॉशंस, अपनी अपनी चीजों पर जो है बहुत केयर कर रहे हैं। और जो लोग, वही लोग इसमें जो है एक्टिव रहेंगे, वही लोग इस पर विजय प्राप्त करेंगे। तो हमारी सरकार तो हर एक व्यक्ति के लिए समान रूप से सभी चीजें दे रही है और चीजें प्रोवाइड कर रही है, और लोग भी अब बहुत सी चीजें उनके पास पुरानी जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो डॉक्टर साहब ने बताया चीजों पे जो है अगर अमल करेगा आदमी, उस पर ध्यान देगा, तो वो बहुत अच्छे तरीके से इस जो बताया जा रहा है कि कोरोना आ गया फिर से और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, तो हमें बहुत पैनिक स्थिति या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से जो है इसको कंट्रोल कर। और दूसरी बात है कि जैसे जो लोग बाहर जा रहे हैं, विदेश जाते हैं, वहां से वापस आ रहे हैं, तो उनको वहां पे एक टेस्टिंग की व्यवस्था की जाती है जब वापस आ रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं, कोई इन्फेक्शन या चीजें जो है जो तुरंत आ दे, बहुत देर उसको ना रुकना पड़े या बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, तो उससे जो है कोई बाहर से लग रहा है ट्रांजेक्शन हो रहा है या आ रहा है, तो उससे ना गुजरना पड़े। ठीक बात है। डॉक्टर साहब, कक्कर साहब के पास जाना जाए। डॉक्टर साहब, आपको जीनोम सीक्वेंसिंग जो हमारे यहाँ हो रही थी, कानपुर में बंद हो गई, लखनऊ में KGMU ही कर रहा है, बनारस में हो रही थी, उसमें भी ब्रेक लग गया है। जो हमारा सेटअप है, यानी कि वेरिएंट को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि कौन सा वेरिएंट है, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही थी, वो अब वो पर सरकार धीरे धीरे नीचे जा रही है, वो सब जगह सेंटर्स में नहीं करना चाह रही है। तो ये जो सुविधाएं बढ़ाने की जगह कम हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि अब जरूरी है जीनोम सीक्वेंसिंग? आपकी बात ठीक है, अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, इसीलिए जो वायरस आइडेंटिफाई करे गए हैं वो उसी की बदौलत करे गए हैं। पूना एक सेंटर था, वहां महाराष्ट्र में अभी भी हो रही है, काफी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे हो रही है। उसके लिए जरूरी है, जैसे कि अभी अगर आप देखें तो हम लोग टेस्टिंग बहुत कम या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टेस्टिंग हो रही है। जब ये फीवर, जब जिस तरह के ये वायरस आइडेंटिफाई करके आइसोलेट होगा, तब उसको जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। तो ये कहना कि बिल्कुल नहीं हो रही है, जिस समय कोविड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, जिस समय बहुत ज्यादा दिक्कत थी, उस समय आपकी बात बिल्कुल सही है कि करीब करीब और जगह आकर के इनको हम लोग आइडेंटिफाई करते थे, DNA को अलग करते थे, RNA को अलग करके उसके एक उनका लेवल करके उनको आइडेंटिफाई करते थे और ये देखते थे ये स्प्रेड कहाँ हुआ है, इसमें म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है। बट एडवांस सेंटर में अभी भी हो रही है। आपकी बात ठीक है कि जो पहले हर जगह पे इनको कर रहे थे, वो सुविधा शायद अब उतनी नहीं हो रही है। उसके बारे में अभी कहाँ हो रही है, शायद हमें इसके बारे में बहुत ज्ञान नहीं है। ये गवर्नमेंट या जो अथॉरिटीज हैं उनको इसके विषय में ज्यादा मालूम होगा। सर, एक आपसे बड़ा मौजूद सवाल ये है, एस्थमेटिक पेशेंट को क्या करना चाहिए इस समय, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ तो बहुत पेशेंट हैं, अगर आंकड़ों को देखा जाए तो उनको क्या है, उनको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है उनके पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे को कहीं ऐसा तो नहीं है कि अस्थमा की जगह कोरोना भी हो गया है। तो ये एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू, इसको बाइफरकेट कैसे किया जाए, वो टेम्परामेंट कैसे हम पेरेंट्स में आए, उसकी थोड़ी गाइडलाइन आपसे चाह रहे थे डॉक्टर साहब जी। देखिए, एक बड़ी साधारण चीज है, जो सांस फूलती है उसके कई कारण होते हैं। एक फेफड़े हैं जो कि हम मान के चलते हैं सांस फूलते हैं, उसके अलावा लीवर है, किडनी है, हार्ट है, और जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं, सीवियर एनीमिया होता है, जो लंग के अलावा सांस फूलने के कारण होते हैं। लंग में जो सांस फूलती है, अगर हम उसको एस्थमा की बात करें
तो मोस्टली ये एलर्जिक होता है, छोटे बच्चों में या से लेकर के बुजुर्गों में भी होता है। दूसरा, उनको विशेष मौसम, विशेष समय और विशेष चीजों के एक्सपोजर पे, धूल, गर्दा या उन चीजों के एक्सपोजर पे उनको सांस फूलती है। और पेशेंट को अपने डॉक्टर से ज्यादा मालूम होता है कि हमें ये इस समय अस्थमा का अटैक पड़ा है, हमें ये इस होली दिवाली के आसपास हमें प्रॉब्लम होती है, धूल, गर्दा, अगरबत्ती के धुएं से हमें प्रॉब्लम होती है, कुछ इंसेक्टिसाइड या मॉस्किटो रिपेलेंट के एक्सपोजर से प्रॉब्लम होती है, या कभी कभी एंजाइटी या टेंशन से हमें सांस फूलती है। बच्चों के माता पिता को भी मालूम होता है। तो ये सांस के जो पेशेंट होते हैं उनको अपने सिम्टम्स, अपनी चीजें मालूम होती है। लेकिन जो अपने इनहेलर्स या दवा लेने के बावजूद भी अगर वो एक लिमिट के बाद नहीं ठीक हो रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, फीवर आ रहा है, बॉडी एक हो रही है और अपने सिम्टम से उनकी जो सिम्टम्स है वो भिन्न होते जा रहे हैं, इसका मतलब है उस अस्थमा के साथ में उनको कोविड या कोई और इन्फेक्शन भी हो गया जो लंग को प्रभावित कर रहा है। दूसरी चीज, जो कोविड या सीओपीडी या इस तरह के पेशेंट होते हैं, उनकी सांस की नलियों में सूजन होती है। जो स्मोकर्स होते हैं उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है सांस की नलियों को, जिनको हम लोग कहते हैं लोकल डिफेंस, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका होता है, वो पूर्णतः खत्म, धाराशाही हो चुका होता है। इसमें इन्फेक्शन, किसी भी तरह के इन्फेक्शन, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो कोविड हो, वायरल हो, बैक्टीरियल होता है, उसकी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक बात है। इसलिए जिनको इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि जो लोकल एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, उसमें और भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे डायबिटिक में जहां शक्कर ज्यादा होगी वहां कीड़े ज्यादा आएंगे। दूसरी तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनको सीओपीडी कहते हैं, यूजुअली वो 30 या 35 साल के ज्यादा लोगों को होता है। उनको स्मोकर्स होते हैं ज्यादातर, या उनको फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी वगैरह होती है, काफी डिटेल में है, उन लोगों को होता है। वो बुजुर्ग लोग होते हैं, स्मोकर होते हैं, या उनको पोल्यूशन से बहुत एक्सपोजर होता है, उनकी लगातार सांस फूलती है। सीओपीडी प्रोग्रेसिव डिजीज है, बैठे बैठे भी सांस फूलती है, ओबिसिटी के साथ में भी सांस फूलती है। तो उनको अपने सिम्टम्स के बारे में ज्ञान है, क्योंकि वो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं। और उससे अगर ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, भिन्न है अपनी जो यूजुअल मेडिसिन है, उससे अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो उनको डॉक्टर से पास जाना चाहिए। तीसरे, जो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं, जैसे कि पोस्ट कोविड हुआ, पोस्ट कोविड के बाद में फाइब्रोसिस होती है, या कुछ लोगों को बिना किसी कारण से फाइब्रोसिस हो जाती है, लंग सख्त हो जाते हैं, यूजुअली फूलते नहीं है और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। उनको मालूम होता है, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, उनमें अगर फीवर के साथ में हो रहा है तो उसके सिम्टम्स उनको मालूम होते हैं और उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चीजें वही है, सिम्टम्स वही है, लेकिन हर बीमारी के साथ में जो ओवरलैप करता है उसको हमें जरूरत है उनको भिन्नता से अलग कर लेना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे पेशेंट सीओपीडी के जो एस्थमेटिक है, उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है और दोनों में सांस फूलती है। तो इसमें देखने की जरूरत होती है ये क्यों हो रहा है। एक बड़ा सा सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जिनको हार्ट के पेशेंट होते हैं, जब वो लेटते हैं तो उनको सांस फूलती है, उनके पैरों में सूजन होती है, यानी लेट कर अगर सांस बढ़ जाती है और बैठ के आराम से आगे झुककर सांस में आराम मिलता है, तो या तो उनको फ्लूइड ओवरलोड है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, या कभी कभी एस्थमेटिक भी आगे झुक करके वो कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जो हार्ट के पेशेंट है उनको लेटने पे सांस फूलती है। कोविड में एक चीज हम लोगों ने बहुत ध्यान से देखी थी कि वो पेशेंट्स, उनको बैठ करके सांस ज्यादा फूलती थी, ना कि लेट करके। तो हर तरह के अगर हम बहुत बारीकी से देखें, चीजें वही हैं, लेकिन सिम्टम्स को प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जिनको पिछले 10 साल या 20 साल से दिक्कत हो रही है, उनको डॉक्टर से ज्यादा मालूम होता है कि हमें किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्या हो रहा है। तो ये चीजों पे हम लोग को मालूम हो जाता है, उनको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो पेशेंट्स हैं वो इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए थोड़े से अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री पे जाएं, केवल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर न जाएं, तो शायद हम लोग उसको ज्यादा कर सकते हैं। जो पहले कहते हैं आर्ट ऑफ मेडिसिन होता था, पहले डॉक्टर उनसे, पेशेंट से बात करता था, उनकी हिस्ट्री लेता था, उनको 8-10 मिनट एग्जामिन करता था, फिर उसके बाद वो उनके इन्वेस्टिगेशन बाद में देखता था, तब निष्कर्ष निकालता था। अब शायद पैटर्न डिफरेंट हो गया है। अब आले की बजाय हम लोग सीटी पर और इको पर बिलीव करने लगे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन पे करते हैं, इसलिए हम लोग का पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है। कमर्शियल अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखें
तो शायद उसको हम लोग पहले से उसको आइडेंटिफाई, पहले से डायग्नोस कर सकते हैं। मुझे लगता है सर कमर्शियल अप्रोच ज्यादा हावी हो गई है इस पूरे सिस्टम में। अब उस पर बहुत बाद में हम लोग कभी डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब, बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और मुझे लगता है कि वायरल जो वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और बैक्टीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दोनों तरह की बीमारियां आएंगी। तो हम अभी से अवेयर कैसे रहें पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप दोनों लोगों से जानना चाहेंगे। पहले हम कक्कर साहब के पास जाना है, मतलब हमें घरेलू चीजें भी बताइए सर, बहुत मतलब लेमैन की तरह। मैं चाह रहा था कि अब बारिश के मौसम में आदमी अपने को कैसे मजबूत करे, बीमारियों से बचने की किस तरह से कोशिशें करे। सर प्लीज कैरी ऑन सर। बिल्कुल, बारिश एक अच्छा मौसम है, हर आदमी उसको एंजॉय करता है, लेकिन कुछ सावधानी की भी जरूरत है। बारिश के साथ में रुका हुआ पानी में होने वाले कुछ मच्छर और मच्छर से पनपता हुआ डेंगू और संबंधित बीमारियां, खाने पीने की खुली हुई चीजें, उनके ऊपर मॉस्किटो का बैठना, उनके ऊपर मक्खियों का बैठना और उससे एक लोगों से दूसरे लोगों को पेट से संबंधित बीमारियों को फैल जाना। तो बारिश आना अच्छे मौसम का तो स्वागत होता है, लेकिन उसके साथ में भी जो बढ़ते हुए इन्फेक्शन, चाहे वो पेट के हो, चाहे वो फेफड़े के हो, चाहे वो पूरी बॉडी के हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, इस तरह के इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं। तो जरूरी है कि हम लोग अपने घर पे, अपने घर के आसपास जमा हुआ पानी ना होने दें। अगर है तो उसको इन्फॉर्म करें और उस पानी को, रखे हुए पानी को हटाएं। अपने पुराने कूलर जिसमें पानी भरा हुआ है, जो घस की टट्टी है, जो घस की जो लेयर है, उसको साफ करें। जो कोई भी ऐसी चीज, बर्तन, टूटे हुए बर्तन, छतों पे बने हुए बर्तन, जहां पर एक मॉस्किटो अपने लार्वा को जन्म देते हैं, उनको जमने ना दें। तो कुछ बीमारियां और खुली हुई चीजों का उपयोग न करें, विशेष करके बच्चे लोग उन चीजों का उपयोग न करें। प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग न करें, क्योंकि इस मौसम में लूज मोशन या इस तरह के पेट से संबंधित बीमारियां होने लग जाती हैं। अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से लेकर के उनका समाधान करें, इन्फेक्शन के लिए उसका ट्रीटमेंट लें और अपने आप को ORS जिसे कहते हैं, अपने लिक्विड की कमी ना होने दें। आजकल के मौसम में ये मौसम भी है, इस समय कुछ स्किन से संबंधित बीमारियां भी होती है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं। गीले कपड़े, बारिश के गीले हुए कपड़ों को बहुत समय तक हम लोग पहनते हैं, उसके वजह से कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। पसीने आते हैं, उसके लिए आपको क्या किस तरह के सावधानी रखना चाहिए वो ध्यान रखें। जो मोजे हैं उनको रोज अपने मोजों को बदलें। ऐसा नहीं कि एक एक हफ्ते तक आपके जूते के मोजे वही है। आपके लेदर के जूतों में अगर फंगस जम गई है, वो भी आप चप्पल पहने चले जा रहे हैं, उससे पैरों के ऊपर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इस समय आपको जो मॉस्किटो के द्वारा बैक्टीरिया, जो वायरस एक दूसरे के ऊपर जाना है, आपके पेट के संबंधित बीमारियां हैं, आंखों की बीमारियां हैं, स्किन से संबंधित बीमारियां हैं, उनको बचाव करने की बहुत जरूरी है। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है, जिन्हें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक सर, ठीक सर। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आप भी कुछ थोड़ा सा एक गाइडलाइन बताइए पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, फिर मैं कक्कर साहब के पास क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा। जी सर। हाँ डॉक्टर साहब। त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा आप फाइनल कर दीजिए कि आप खान पान भी कैसे रखें, इस कोविड को पर मतलब जीतना कैसे है, और तमाम सारी चीजें हैं जो ये बीमारियों का दरवाजा खुल गया है। बारिश का माना जाता है कि हम लोग बीमारियों का दरवाजा खुलने जा रहा है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जानना चाहें और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहें कि हमें किन किन चीज़ों को खाने में रखना चाहिए और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो आपने खुली चीज़ों को, इन सबको तो बता दिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो लोग खाने लगते हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस हम चाह रहे थे। खान पान कैसा हो सर इस मौसम में? बिल्कुल सही है। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। जी सर। और खाना हमारा एनर्जी देने वाला है, खाना हमें नष्ट करने के लिए नहीं होता है। ठीक बात है, ठीक बात। पहली चीज, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, जिसमें कलर्स पड़े होते हैं, जिन खानों में एक्सपायरी लिखी होती है,
आप मान के चलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए कितने केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, कितने कार्सिनोजेंस हैं, उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। चाहे वो बरसात हो, चाहे वो कोई भी मौसम हो, प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग, स्पेशली जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जिनकी हाइट बढ़नी है, जिनको अपने आप को मस्तिष्क मजबूत रखना है, पढ़ने वाले हैं, उनको उन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। फ्रेश चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी चीजों की हफ्ते हफ्ते भर की चीजें आपके फ्रिज में रखी है, उसमें फंगस जमा हो गया है, देखा गया फ्रिज की सफाई हुई तो दीवारों पे फंगस जमा हुआ है। ठीक सर। आपके जो हीटिंग मटेरियल है आजकल बहुत अच्छा है कि आपके पास टाइम कम है, आप लेकर आते हैं और माइक्रोवेव में गर्म कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो शो करती हैं प्लास्टिक जो माइक्रोवेव फैमिली की फ्रेंडली चीजें हैं, उस प्लास्टिक में जब आप हीट करते हैं, ओवर हीट करते हैं, तो उससे कुछ पार्टिकल्स आपको डैमेज करते हैं, इसीलिए बहुत सारे बॉडी में डैमेज हो रहा है। आपको किस तरह से गर्म करना है, बार बार अपने तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग नहीं करना है, फ्रेश चीजें लेनी है, मैदों का उपयोग ज्यादा नहीं करना होता है, वो तेल जिनको बहुत बार बार गर्म करके उपयोग कर रहे हैं वो मत करिए। और जो जंक फूड है, जंक फूड का मतलब हमारा वेस्टर्न जंक फूड के अलावा जिसमें मैदा की बनी हुई कचौड़ी है, आपके समोसे हैं, जो आपकी जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, उनका उपयोग नहीं करना है। जो डायबिटिक पेशेंट है, मन तो सबका करता है, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है कि मीठा खाएं। मीठे का मजा केवल आपकी टंग पर, आपकी जिह्वा पर है, जिसमें आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्रेन में आपको लेके जाते हैं कि मिठाई बहुत अच्छी है। अगर आपने मीठा खाया, एक मीठा खाया और आपको लगा कि बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी से दूसरा, तीसरा, चौथा खा लिया, और जब तक ब्रेन ने ये रियलाइज करा कि बहुत हो गया, तब तक आप 4 मीठे खा चुके हैं। आप डायबिटिक में आपको खाने का बहुत शौक है, तो एक मीठे को आप 4 पार्ट में करिए, उस मीठे को थोड़ा सा मुंह में रखिए, उसका मजा लीजिए, थोड़ी देर घूम कर आइए, फिर थोड़ा सा खाइए। एक मीठा जो कि 1/4 पार्ट है, 15 मिनट या आधे घंटे में खाइए, तो आपके मस्तिष्क में भी उसका मजा रहेगा। आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो यहाँ पे जो आपको इस बात के सिग्नल देते हैं कि मिठाई कैसी है, वो भी हमेशा ओपन रहेंगी और आपको काफी देर तक उसका मजा देगा। और स्लोली खाइए, खाना भी धीरे से खाइए। खाने को ऐसा नहीं कि 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपको खाना खत्म करना है, टीवी के सामने बैठ कर खाना खाना है, बच्चे अलग भाग रहे हैं, मोबाइल के साथ में आपको खाना खाना है। तो कुछ अपनी आदतें अगर सुधार लें, खाने का पैटर्न धीरे धीरे खाना खाएं। खाते समय जो पुराना ट्रेडिशन है, खाते समय बोलना नहीं चाहिए, कहीं खाने की नली में ना चला जाए। स्लोली खाते समय आपका टीवी नहीं ऑन होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, एक टेबल में बैठ करके सबको एक साथ खाना चाहिए। आपके बच्चे को अगर आप कह रहे हैं जंक फूड भी ना खाएं, तो आपकी टेबल में आपके पास भी कोई जंक फूड नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करिए। बच्चे आजकल आइसोलेट हो रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं है, आप उनके साथ खेलिए, आप उनके साथ में आप खाना खाइए, टाइम स्पेंड बच्चों के साथ करिए, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन तो आप उनको हेल्दी रख सके। कुछ थोड़ी सी प्रिकॉशन रखें, कुछ थोड़ा सा खान पान पे रखें, कुछ एक्सरसाइज करें, बच्चों के साथ आउटडोर आप गेम खेलिए, उनके साथ साइकिलिंग करिए, बैडमिंटन खेलिए, टेबल टेनिस खेलिए, टेनिस खेलिए, कुछ भी खेलिए, बच्चों के साथ आप खेलिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में खेलिए। आप इंटरनेट पे बिजी हैं, आप गूगल के ऊपर बिजी हैं, कुछ करने के बाद आप देखते हैं 1 घंटे के बाद हमारी पिक्चर में कितनी लाइक्स आई, लेकिन आपके सामने जो बैठा हुआ है वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, घर के फैमिली मेंबर से आप बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। तो आपकी पेशेंस कम होती जा रही है, हर चीज में आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करना भूल गए हैं। ठीक बात है, ठीक बात है सर। आपका मैं डॉक्टर त्रिपाठी जी आ गए क्या? मैं फाइनल कमेंट आपसे जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब। जो है बूस्टअप करना है, हमें जो है ऐसे चीजों का, फलों का इस्तेमाल करना है, हमें जो है साफ सुथरी जगहों का इस्तेमाल करना है, हमें जो है इन्फेक्शन से दूर रहना है, और हमें जो है मास्क का इस्तेमाल करना अगर ऐसा कुछ लग रहा है। और पब्लिक रिलेशन के समय जो है चीजों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कोई हमारे टच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीजों का अगर विशेष ध्यान रखें। बाकी चीजों को डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से चीजों को, एक एक चीज को बहुत ही सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सरल और सिंपल लैंग्वेज में उसको बताया। अगर वो लोग जो है इसे जरा सा भी फॉलो करेंगे तो बहुत
जा पाएंगे। और ऐसी में आएगी, उसकी ऐसी कोई बारी नहीं आएगी कि कोई ऐसी गुजरना, कोई ऐसी स्थिति आए। ठीक बात है, ठीक बात है। जो भी अवेयर रहेगा और हम लोगों की बात फॉलो करेगा, तो वो बिल्कुल निश्चित जो है इससे जो है जंग जीतेगा और अपने आप को स्वस्थ रखेगा। तो हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनमें बस थोड़ा सा एडप्ट ऑन करना है। योगा, व्यायाम, हमें अपनी जो है तो हमें फ्रूट्स खाना है। हमें कोई इंसान तो ये नहीं है ये कहते जो दिखाई नहीं पड़ता है, तो हमें जितनी ज्यादा अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टर। बस ठीक है। आप तो डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपकी आवाज भी थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही नेटवर्क की वजह से। कोई बात नहीं, मैं राजीव जी से फाइनल कमेंट कर रहा हूँ। कल डॉक्टर साहब इंटरनेशनल योग डे है, आपका फाइनल मैसेज पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? आपने आज मतलब एक लेमैन की तरह पब्लिक को इतना समझा दिया है कि उसे एक तो कोरोना का फोबिया निकाल दिया आपने, जो डर और पैनिक कहीं ना कहीं पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से था और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में था, वो निकल गया है। दूसरा एक डेकोरम भी आपने क्रिएट कर दिया है कि बारिश आ रही है और लोगों को कैसे खान पान और कैसी अपनी लाइफ स्टाइल रखनी है। आपका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक फाइनल कमेंट हम जानना चाह रहे थे। बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि योग पर फोकस रखना चाहिए या उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहिए? सर प्लीज। देखिए, स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जी सर। स्वस्थ हमें रहना है और किसी भी तरह से योग से जुड़े रहना है। हमारा जो दिनचर्या है, हमारी जो लाइफ है, वो पूरी योग है जी। किस तरह सांस लेना है। कोई भी एलोपैथिक जैसे कहते हैं कि नहीं है कि जो हमारी लैंग्वेज है उसकी मदर इज संस्कृत, हमारी लाइफ है वो योग है। जी, कैसे चलना है, कैसे मूव करना है, कैसे सांस लेना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, वो सब योग है। अगर हम योग की 20% भी अपनी लाइफ में ले लें तो शायद हम कभी बीमार नहीं पड़े। तो योग दिवस पे हमारा केवल एक मैसेज देशवासियों के लिए यही है, कानपुर वासियों के लिए, कि आपको योग दिन में एक बार तो करना है, कुछ नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 दिन योग पे जरूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। अगर हम योग एक आपकी लाइफ स्टाइल है, केवल कुछ एक्सरसाइज नहीं है। जी। उसके अंदर जाकर के अगर आप देखेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक बात है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर त्रिपाठी जी का लखनऊ से जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आपने बहुत सारी चीजें आज बताई हैं। मुझे लगता है कि जो ये शो हमारा देखेगा वो उस पर मुतमईन हो जाएगा कि डॉक्टर साहब की कही हुई बात को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और कोविड का कोई भी हमें असर नहीं होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर त्रिपाठी। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने देखा डॉक्टर राजीव कक्कड़ और डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने बहुत सारी चीज़ें आज हमें बताई हैं। स्पेशली डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी ने तो एक कह लीजिए डेकोरम बना के दे दिया है पब्लिक के, उसे फॉलो करना चाहिए। और कोविड को लेकर पैनिक आपको नहीं होना है। कोविड एक सामान्य सा वायरल डिसीज़ है, इन्फ्लुएंजा है। उसका ट्रीटमेंट आप खुद न करें, डॉक्टर के पास जाएं और उससे बताएं कि साहब ये हमको प्रॉब्लम्स हैं। वो सिम्टम को देखकर आपकी दवाइयाँ लिख देगा। अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो टेस्ट करेगा, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ाएगा। वरना एक सामान्य सा उसको फ्लू माने, आप उस पर पैनिक मत करें। कोविड आ रहा है, चला जाएगा। अब वो कोविड नहीं है जिस पर दुनिया परेशान थी, बेहाल थी। आप अपना ख्याल रखिए और डॉक्टर कक्कड़ साहब की बातों का अगर आप अक्षरशः पालन करेंगे तो आप यकीन मानिए आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।